हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 15 मार्च और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ सिलिकॉन वैली बैंक के फेलियर होने के पीछे के कारण की है और इसको लेकर जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसने क्या आश्वासन दिया है और इंडिया में इस बैंक के फेल होने के कारण जो हमारे स्टार्टअप्स को जो परेशानी हुई है, बट ओवरऑल जो हमारे बैंक्स हैं वो इससे इंसुलेटेड हैं, उनको कोई परेशानी नहीं हुई है इस बैंक के फेलियर होने से। तो इसकी क्या वजह है और अगर हमारे देश में कोई बैंक फेल होती है तो गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करती है, तो हम उसको वो देखेंगे ताकि प्लेस में अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें सिलिकॉन वैली बैंक के फेलियर के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर ये बैंक फेल क्यों हुआ। दरअसल ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है, ये वहाँ की जो स्टार्टअप कंपनी है, जो टेक कंपनी है, उनमें अपना फंड देता था, उनमें अपना इन्वेस्ट करता था। इस बैंक में जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो होते हैं उन्होंने अपना पैसा जमा कर रखा था। कई बड़ी बड़ी जो टेक कंपनियां हैं उन्होंने अपना पैसा जमा कर रखा था। कई जो हमारे इंडियन स्टार्टअप की कंपनीज है उन्होंने अपना पैसा जमा कर रखा था। तो इस बैंक के पास में जो नई स्टार्टअप कंपनी जो टेक कंपनी उसका डिपॉजिट बहुत ज्यादा था। इसके बाद में 2021 में इस बैंक के पास में 89 बिलियन तक का फंड डिपॉजिट हुआ, जो कि बाद में 198 बिलियन तक चला गया। और फिर जब इतना पैसा आने के बाद में इस बैंक को भी कई अपने एसेट बनाने थे। तो अब इतना डिपॉजिट मिलने के बाद में बैंक ने ये तय किया कि इसे वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगी। अब ये बॉन्ड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहती थी? क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो अमेरिकन इंटरेस्ट रेट है वो कितने थे, 0%, 1%, इसी के बीच में लाई कर रहे थे। बट हुआ क्या, धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुआ, तो जो अमेरिकन इंटरेस्ट रेट है उन्होंने बढ़ना शुरू करा। तो अभी वो 4% के आसपास अमेरिकन इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं। और जो अमेरिकन सेंट्रल बैंक की जो हेड है उन्होंने बोला है कि हम अमेरिकन इंटरेस्ट रेट को सबमेर अराउंड 5.75% तक लेके जाएंगे, मतलब इंटरेस्ट रेट और बढ़ने वाले थे। अब इससे हुआ क्या कि ये जो बॉन्ड की यील्डिंग थी वो कम होने लग गई। तो इससे जो बॉन्ड से जो होने वाली रियलाइजेशन थी, जो उनको फायदा होने वाला था, वो कम होने लग गया। क्यों? क्योंकि बॉन्ड से फायदा तभी मिलता है जब इंटरेस्ट रेट कम हो, तब लोग बॉन्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। बट जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तब लोग बॉन्ड्स में अपने पैसे वापस लेना शुरू करते हैं। तो यही देखा गया एसवीबी के केस में। इसने क्या किया, जो बॉन्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, पर अब बॉन्ड की जो प्राइस रियलाइजेशन थी वही कम होने लग गई थी, जिससे बॉन्ड की वैल्यू कम हो गई, तो इसकी जो अपनी वैल्यू थी जो एसेट की, उसकी वैल्यू भी कम हो गई। तो इसी सिनारियो में कुछ स्टार्टअप ने इन बैंक से अपना पैसा निकालना शुरू करा। बट इससे क्या हुआ, इस बैंक पे दबाव आया कि अब इसे जो डिपॉजिट किए वो पैसे थे वो वापस करने थे। इस वजह से इसने क्या करा, 21 बिलियन के जो बॉन्ड थे वो इसने बेच दिए और उसमें भी 1.8 बिलियन का इसने नुकसान किया। और इसने प्लान बनाया कि अभी 2.25 बिलियन के जो बॉन्ड थे वो और बेचेगी, ताकि जो डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा दिया जा सके। बट तब तक बैंक रन की सिचुएशन अराइज हो गई, क्योंकि लोगों को लग गया कि अब ये बैंक डूबने वाली है। और जितने भी डिपॉजिटर थे उन लोगों ने एक साथ इससे पैसा निकालने की कोशिश करी। और फाइनली जो उनकी सुप्रीम फेडरल बैंक है उसने इस बैंक में ताला लगा दिया, क्योंकि अब इस बैंक में बैंक रन देखा जा रहा था। और अब प्रेजेंट में सिचुएशन ये है कि जो अमेरिका की जो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है उसने एक सेपरेट एंटिटी बनाई है, जो एसवीबी बैंक के जो डिपॉजिटर्स है उनको उनका पैसा वापस करेगी। बट कितना? ओनली $2.5 लाख। इतने ही पैसे वापस किए जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दिए जाएंगे। मतलब जिन भी डिपॉजिटर्स के पैसे $2.5 लाख से कम है उनको ये मिल जाएंगे, और जिनके भी 2.5 लाख के ऊपर हैं वो फिलहाल भगवान के भरोसे चले गए हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो सिलिकॉन वैली बैंक में जो डिपॉजिटर्स थे उनमें 93% ऐसे डिपॉजिटर्स हैं जिनका डिपॉजिट अमाउंट $2.5 लाख से ज्यादा है। तो उन सब लोगों को अब नुकसान झेलना पड़ेगा। कितना, कैसे, क्या होगा, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बट फिलहाल के लिए जिनके भी $2.5 लाख तक के जो अमाउंट हो वो धीरे धीरे रिलीज करना शुरू कर देगी ये एफडीआईसी। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि जो इंडिया है वो ऐसे एसवीबी फेलियर से अपने आप को सिक्योर कैसे फील करता है। सबसे पहली बात है, जो आरबीआई है वो बहुत ज्यादा टाइट रेगुलेशन करता है बैंक्स की। आपने देखा होगा हमारे देश में सीआरआर है, एसएलआर है, वो इतना टाइट है, कई जगह क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है कि आप बैंकों पे इतना दबाव डाल देते हो कि बैंक ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। बट आरबीआई का मानना है कि इन बैंकों के पास में जनता का कमाया हुआ पैसा है, वो इसी तरीके से बिल्कुल रेकलेसली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसी को देखते हुए आरबीआई सीआरआर और एसएलआर के जरिए बैंक्स पर कंट्रोल रखता है कि आपको इतना अमाउंट सिक्योर तरीके से रखना होगा, ताकि अगर डिपॉजिटर्स आपसे पैसा लेने आए तब आप उन्हें पैसा देने की स्थिति में रहो। दूसरी बात, हमारे जो इंडियन बैंक्स हैं वो जनरली स्टार्टअप्स को फंड नहीं देते। इसका क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ देश में स्टार्टअप्स को पैसा नहीं मिल पाता है। तो उसका कारण ये भी है क्योंकि स्टार्टअप सिक्योर नहीं होते हैं। स्टार्टअप चल गए तो अच्छी बात है, नहीं चले तो उससे जो बैंक का पैसा है वो डूबने का खतरा रहता है। और जो आरबीआई ये बोलता है कि हमारे जो बैंक्स हैं वो फिलहाल इस फिजिकल ईयर में अगर देखें तो बहुत ही बेस्ट स्टेप में है। मतलब एक स्ट्रेस टेस्ट हुआ था जिसमें हमारी बैंक्स जो है वो सीवियर स्ट्रेस झेलने में सक्षम है। मतलब हमारी बैंक्स जो फंडामेंटली है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे देश में बैंक फेलियर होता है तो इंडियन गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो जब हमारे देश में लक्ष्मी बैंक और पलाई सेंट्रल बैंक का जो फेलियर देखने को मिला था 1960 में, तब गवर्नमेंट ने डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बिल लाया था, जो 1961 में पास किया गया था, ताकि जो डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसे को सिक्योर रखा जा सके।
कितना अमाउंट सिक्योर किया गया था? मात्र 1500 रुपए। मतलब आपने कितना भी पैसा रखा हो बैंक में, 1500 रुपए तक आपको वापस कर दिए जाएंगे। बाद में 1968 में इस एक्ट में कोऑपरेटिव बैंक को भी कवर कर लिया गया। मतलब अब कोऑपरेटिव बैंक में अगर डूबती है तब इन जो डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसे को हम रिटर्न करेंगे, बट एक सर्टेन अमाउंट में। फाइनली 1993 में इस लिमिट को 1 लाख कर दिया गया और 2020 में इसके 5 लाख कर दिया गया। मतलब अब अगर कोई बैंक डूबती है तो आपका 5 लाख तक का जो डिपॉजिट होगा वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। वो आपका बिल्कुल इंश्योर्ड होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये अमाउंट कितना है? भारत के पर कैपिटा इनकम का 3.1 टाइम्स, जबकि यही यूएस में डिपॉजिट कितना कवर है? 3.6 टाइम्स, मतलब थोड़ा ही ज्यादा है। तो हमारा देश जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस फिलहाल के लिए फॉलो कर रहा है। तो इस पर क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, तो हमें इस बैंक के फेलियर होने के पीछे का कारण और इंडिया में होने वाला जो इम्पैक्ट, और इंडिया में गवर्नमेंट अगर किसी बैंक फेल होती है तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है, ये हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज सोशल रिफॉर्मर श्री अय्या वैकुंठ स्वामीकल के ऊपर है। अब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनके बर्थ एनिवर्सरी पर इन्हें ट्राइब्यूट दिया और इनकी टीचिंग को इंपॉर्टेंस दी कि आज इनकी टीचिंग हमारे देश में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी सोसाइटी को बनाना चाहते थे जो इंक्लूसिव रहे, जिसमें सबका रिप्रेजेंटेशन रहे, जिसमें सबको जस्टिस मिल सके। तो हमें इनके बारे में फिल्म के पर्सपेक्टिव से बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए। तो जो श्री अय्या वैकुंठ स्वामीकल जी हैं, ये 19th सेंचुरी के एक थिंकर और सोशल रिफॉर्मर थे। बेसिकली ये केरला के ट्रेवनकोर को बिलोंग करते थे, बट इनका जो इम्पैक्ट था वो पूरा साउथ इंडिया में देखा गया था। ये हमारे हिंदू सोसाइटी को काफी मॉडर्नाइज करने के लिए इन्होंने एफर्ट लिए थे, खासकर साउथ ट्रेवनकोर में। इनका मानना था कि ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ इनइक्वलिटी को सपोर्ट नहीं किया जा सकता, इसे रिमूव करना चाहिए और एक कास्टलेस सोसाइटी बनानी चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो सब इक्वल हैं और सबको आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए और मिलजुल के रहना चाहिए, इक्वली सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये मानते थे कि हमारी सोसाइटी को जो जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में सेक्ट में बटी हुई है ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें वो निसास कहते थे। वो चाहते थे कि सारी कास्ट यूनाइट हो जाए और एक यूनिटी रहे हमारी सोसाइटी में। इन्होंने कुछ टेम्पल्स भी बनाए जिन्हें पथिस और निजल थंकल्स भी बोलते थे। मतलब ऐसे टेम्पल्स जहाँ पे जो ऑर्डिनरी लोग थे, जो लोअर कास्ट के लोग थे, उन्हें टेम्पल्स में एंट्री अलाउड नहीं थी। तो इस वजह से उन्होंने पथिस और निजल कंठल नाम के टेम्पल बनाए और इनमें जो लोअर कास्ट के पीपल थे उन्हें एंट्री दी गई। इन्होंने एक अयावाजी भी फाउंड किया। अयावाजी ये रिलीजियस वे ऑफ लिविंग है जो इन्होंने फाउंड किया था। तो ये बेसिक फैक्ट हैं जो यूपीएससी शायद पूछ सकती है, क्योंकि जितने भी सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, खासकर जो साउथ इंडिया को बिलोंग करते हैं, तो उन पर क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो हमें इसके इनके बारे में पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा को लेकर है। अब ये न्यूज में क्यों है? दरअसल इरेडा को आरबीआई ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी का स्टेटस दे दिया है। पहले इस कंपनी के पास में इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी आईसीसी का टैग था, बट अब इसे अपग्रेड किया गया है और आरबीआई ने इसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का टैग दे दिया है। अब इससे फायदा होगा क्या कि अब जो इरेडा होगा वो अपना जो एक्सपोजर है फाइनेंसिंग का रिन्यूएबल एनर्जी का वो बढ़ा सकता है। मतलब अब ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल कंपनीज को ये फंड दे सकता है, फाइनेंस कर सकता है, ये अपना एक्सपोजर बढ़ा सकता है। दूसरी बात, जो इसका जो इन्वेस्टर बेस है वो अब वाइड हो सकता है। मतलब ये कई सारे स्टेक होल्डर से पैसे ले सकता है, फंड मोबिलाइज कर सकता है, ताकि ये कॉम्पिटिटिव रेट में एक फंड रेजिंग कर सकता है और फिर ये और ज्यादा से ज्यादा जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो कंपनीज हैं उनमें ये इन्वेस्ट कर सकता है, फाइनेंस कर सकता है उन कंपनीज को। इस स्टेटस के बाद में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और एक पॉजिटिव आउटलुक बनेगा इस इरेडा को लेकर मार्केट में। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर आईएफसी स्टेटस इरेडा को मिला है तो ये इरेडा का 36 ईयर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की जो इसका कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्निशन मिला है। प्लीज में आपसे इरेडा के बारे में पूछा जा सकता है। तो इरेडा बेसिकली इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये एक टाइप की पीएसयू है। ये एक मिनी रत्ना पीएसयू है जो कि 1987 में बनी थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका बेसिकली जो मेन एम ये है, जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हैं उन कंपनियों को ये फाइनेंस करती है और उनके डेवलप होने में ये कंट्रीब्यूट करती है। इसका मोटो क्या है? एनर्जी फॉर एवर। ये जितनी भी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो, बायो एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, ई मोबिलिटी, बैटरी स्टोरेज, बायोफ्यूल्स और जितनी भी नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हैं, उन सबको ये फंड करती है। जो भी कंपनी इससे रिलेटेड होती है उनको वो फाइनेंस करती है। और यही इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी है जो इंडिया का जो टारगेट है कि हमें 500 गीगावाट जो है जनरेट करनी है नॉन फॉसिल फ्यूल से बाय 2030 तक। तो इसमें इस कंपनी का बहुत ज्यादा योगदान है। तो इरेडा पे बेसिकली क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूपीएससी, तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान पीएम विकास योजना को लेकर है, क्योंकि अभी हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने पोस्ट बजट वेबिनार में इसका जिक्र किया था। और इसके लिस्ट में आने की संभावना इसलिए भी है क्योंकि ये इसी साल बजट में लॉन्च हुई है स्कीम है, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिकली पीएम विकास योजना है क्या? इसमें जो हमारे आर्टिसन है, जो क्राफ्टमैन है,
ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, उसके साथ साथ उनका जो रीच है उनके प्रोडक्ट का, मार्केट में उनका जो रीच है वो बढ़ाना है, और इन्हें क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, इन्हें नई टेक्नोलॉजी से इन्हें अवेयर करना है, और साथ ही साथ इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी देना है, ताकि इनके जो प्रोडक्ट है वो डोमेस्टिक और ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंटीग्रेट किया जा सके थ्रू एमएसएमई सेक्टर। अब इस स्कीम में होगा क्या क्या, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, इन्हें एडवांस लेवल की स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, इन्हें जो डिजिटल नई टेक्नोलॉजीज हैं उनके साथ इन्हें अवेयर किया जाएगा, खासकर ग्रीन टेक्नोलॉजीज पे। उसके बाद में इनके जो प्रोडक्ट का ब्रांड प्रमोशन किया जाएगा, इनके प्रोडक्ट को लोकल और ग्लोबल मार्केट में लिंक किया जाएगा, डिजिटल पेमेंट से इन्हें अवेयर किया जाएगा, शिक्षा दी जाएगी, और सोशल सिक्योरिटी भी इन्हें प्रोवाइड की जाएगी। इस योजना से सबसे ज़्यादा फायदा एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको ये ज़्यादा फायदा देगी, क्योंकि जो हमारे क्राफ्टमैन है वो इन्हीं क्लास को बिलोंग करते हैं। तो पीएम विकास योजना के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ सकता है। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रखमाबाई केस 1884 रिवॉल्व अराउंड। तो ये जो रखमाबाई केस था 1884 का, ये किससे रिलेटेड था? वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन, एज ऑफ कंसेंट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। तो बेसिकली ये जो रखमाबाई केस था, इनकी बहुत ही कम उम्र में शादी कर दी गई थी, बट ये अपने हस्बैंड के साथ में नहीं गई, उनके हस्बैंड ने फिर बाद में केस किया। तो उस केस में रखमाबाई ने बोला कि जब उनकी शादी की गई तो उनकी एज बहुत ही कम थी, और तो इसलिए ये पूरा केस था एज ऑफ कंसेंट का और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का था। इसमें वुमेन्स के राइट टू गेन एजुकेशन को लेकर कुछ भी नहीं था। बाद में जो जजमेंट आया वो रखमाबाई के अगेंस्ट में था, बट बाद में इन्होंने लेटर लिखा क्वींस को, और क्वींस ने इनकी शादी को डिसॉल्व कर दिया। तो ये पूरी स्टोरी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 एंड 3 ओनली, क्योंकि ये जो पूरा मुद्दा था ये जो कंसेंट और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स को लेकर था, इसमें एजुकेशन की कोई बात नहीं थी, इसलिए आंसर होगा बी, 2 एंड 3 ओनली। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।